अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ तक तो बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स देना शुरू की हुई थी और ख़ास तौर पर जुनैद अकबर साहब जो कि नए सदर हैं KPK के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो कहा था कि जनाब अब हम खंदकें खोद देंगे और हम देखते हैं कि फिर KP में आप कैसे दाखिल होते हैं अगर आप लोगों ने हमको रोकने की कोशिश की। और मीनार पाकिस्तान पर जो दरख्वास्त दी गई थी वो मुस्तरद हो गई कि PTI वहां पे 8 फरवरी को जलसा नहीं कर सकता। और इसके साथ ही PTI ने एक नया मौक़िफ़ जो कि बहुत ही धीमा और शाइस्ता मौक़िफ़ देने वाले भी बताने वाले भी सलमान अकरम राजा जो बहुत धीमी शख्सियत के मालिक हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब कल सिर्फ सवाबी में हम एक जलसा रखेंगे और जहां पे तहसील और काउंसिल लेवल पर एहतजाज होगा और हम अब किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते और ना ही कोई इंतशार फैलाने का इरादा रखते हैं। यकीनन अच्छी बात है। और इसी दौरान हुकूमत की तरफ से अयाज सादिक साहब ने दोबारा एक दफ़ा दावत दे दी PTI को कि जनाब आप हमारे साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अब इस पर भी जवाब देखेंगे क्योंकि अब तक तो ये सूरत हाल बन चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना चुकी है जिसमें एक पहली नशिस्त हो चुकी भी है जिसका एलामिया भी आया और उसमें जोर सिर्फ एक बात पर दिया गया और वो ये थे कि जनाब नए इंतखाबात कराए जाएं। अब मामला यकीनन है लेकिन अभी जब तक ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कम से कम ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से तो कुछ फैसला कर लें कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे और उसके बाद ये चीज़ें देखेंगे कि कौन जो है वो इंतखाबात के लिए ज़्यादा ज़ोर डालता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा की तरह ज़ोर इसी बात पर दे रहे हैं कि मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात में है, साफ और शफाफ इंतखाबात में। लेकिन जो बात ये और गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मिलने जाते हैं और एक बाकायदा फूलों का गुलदस्ता भी लेकर जाते हैं, तो थोड़ी सी तशवीश जो है वो अब उठ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि यकीनन एक बहुत ही ज़ीरक और समझदार सियासतदान हैं और जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हम देखेंगे कि वो किस तरह आवाम की आवाज़ पर हमारे साथ चलते हैं अगर एहतजाज की बात आती है या स्ट्रीट पर आने की बात आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ हम दोनों पार्टियों का अपना है। हमने 26वीं आईनी तरमीम की खिलाफ मुखालफत की थी, उन्होंने उसके हक़ में वोट दिया। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में ज़रा आलमी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर हैं, तो हम देखेंगे कि मामलात कैसे चल रहे हैं। रीजनल जो सियासत है उस पर भी नज़र डालेंगे और इस सेगमेंट में पहले 2 सेगमेंट्स में हमारे साथ होंगे राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और असलम गौरी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान हैं JUIF के, सीनियर लीडर हैं JUIF के। आप तीनों हज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ में प्रोड्यूसर साहब अगर सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है वो ज़रा सुनवा दें। सर हम सवाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम कोई इंतशार और टकराव का इरादा नहीं रखते, ना ही रास्ता लेंगे। राना एहसान अफजल साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये एक मुस्बत आवाज़ आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? क्योंकि अगले रोज़ तक जुनैद अकबर खान साहब तो बाकायदा आस्तीने चढ़ाकर और ललकार रहे थे वफाकी हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर साहब, हम 1 साल हुकूमत को होने को है और अल्हम्दुलिल्लाह जो महंगाई की शरह 28.8% पे थी फरवरी 2024 में वो 2.4% पे है। मुल्क की जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेक्स रिज़र्व्स मुल्क के 16.5 अरब पे लगभग पहुंच चुके हैं। रुपया मुस्तहकम है,
एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ है, हर लिहाज से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है और हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जमात जो है वो कहती है कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे, और वो जो है केपीके के वसाइल में 12 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन वो फंड भी मांग रहे हैं कि सीएम के केपीके के फंड से हमें फंड जारी किए जाएं, क्योंकि हमने यौम स्याह मनाना है, हमने प्रोटेस्ट करने हैं। और हमने जो है कि शायद 50 करोड़ 50 लाख रुपए अली अमीन गंडापुर साहब ने दिए हैं, अपनी जेब से दिए हैं या हुकूमती पैसे में से दिए हैं, इसकी हम तैमूर सलीम झगड़ा साहब से पूछेंगे। जी राना एहसान अफजल देखिए, आप 12 साल के बावजूद 12 साल हुकूमत के बावजूद ये हुकूमती वसाइल के बगैर, हुकूमती सपोर्ट के बगैर जो है ना केपीके में कोई मूवमेंट कर सकते हैं। और वैसे ही आपने सुन लिया सलमान अकरम राजा साहब की बात कि वो पंजाब में तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से जो एक ये इनकी जो कोशिश है कि स्ट्रीट्स के ऊपर लोग निकलेंगे और कोई इनकलाब ये जो बर्पा करने की बड़ी कोशिश में है, बड़े अरसे से 9 मई भी उसकी का तसलसल था, तो वो कुछ नहीं होने वाला। जो हुकूमत है वो इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में ग्रोथ भी देगी, और उस ग्रोथ से मजीद जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में उसका जो बजट है उसमें बेहतरी आएगी। तो हमारी तो ये सोच है, हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आपने जिस तरह कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रहें, हम तो चाहते हैं कि ये पोलराइजेशन का माहौल कम हो, हम तो चाहते हैं कि एक मुल्क की तरक्की और बका के लिए हम मिल के काम करें और अपने इख्तलाफात सिर्फ उन एजेंडों के लिए भुला दें जो एक आम आदमी को जिससे उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो रेटरिक है वो सुनाई दे रहा है कि जला दो, तोड़ दो, बंद कर दो रास्ते, छोड़ेंगे नहीं, और जो सारा कुछ इनकी जो रेटरिक है, तो मेरे ख्याल से अवाम बड़े आसानी से अब फैसला कर सकती है कि उन्होंने जो है वो ये जमात है उसके साथ। सलमान अकरम राजा साहब की टोन, रेटरिक तो चेंज हुआ ना। सलमान अकरम राजा साहब की टोन आप देखें कितना पोलाइटली उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि हम कोई टकराव या इंतशार का इरादा नहीं रखते। कल जो यौम स्याह के हवाले से जो तकरीबात हो रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने रखा है कि वो सिर्फ सवाबी में रखेंगे अभी फिलहाल। अच्छी बात है जी, ये तो अगर नहीं इंतशार फैलाएंगे तो ये एक बड़ी एक अलग बात होगी कि पीटीआई जो है तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ और तसादुम की बात नहीं कर रहा, तो इसको तो हम वेलकम करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन अच्छी बात है अगर उन्होंने ये किए। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, JUI फे भी अपने आप को मुतासरा करार देती है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, और क्या आप लोग कोई इरादा रखते हैं? आप लोग यौम स्याह मना रहे हैं? और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अब आप ग्रैंड अलायंस बना था अपोजिशन का, उसमें हमारी इतलात ये थी कि कोशिश ये थी कि 8 फरवरी को, जो कि जितनी भी अपोजिशन जमातें थीं, क्योंकि वो 8 फरवरी से मुतासरा हैं, तो उनका ये ख्याल था कि 8 फरवरी को सब मिलकर एक एहतजाज करें, और शायद कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते थे वो। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब यूनानिमसली नहीं हुआ, तो इसलिए शायद पीटीआई ने अपना स्टांस चेंज किया। तो आप लोगों का मौक़िफ़ क्या, और इस बात को जो सलमान अकरम राजा ने बात की, आप इसको वेलकम करते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। बात यह है कि हर सियासी जमात को आईन पाकिस्तान यह हक देता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए, हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराए। और मैं समझता ये मुस्बत और पॉजिटिव वे है। कोई भी पार्टी अगर अपनाती है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, और इससे जमहूरियत को फ़रोग होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक रहेगा आपने बात की कि 8 फरवरी के हवाले से, तो मैं तो 8 फरवरी के हवाले से 20 फरवरी 2024 से मैदान में हूँ, और मैंने ऐवान नहीं मैदान के नाम से तहरीक शुरू की, और उस तहरीक के नतीजे में तकरीबन इस वक्त कोई पूरे मुल्क में 7-8 मिलियन मार्चेस कर चुका हूँ, और ऐवान नहीं मैदान के नाम से। मकसद यही है कि वो मेरा ख्याल जो पार्टियाँ इस वक्त कहती हैं कि हम मुतासर हैं फरवरी 2024 के इंतखाबात से,
तो वो सब की सब कहीं ना कहीं ओबलाइज हुई हैं। कोई सिंध में ओबलाइज है, कोई KPK में ओबलाइज है, कोई पंजाब में ओबलाइज है, कोई मरकज में ओबलाइज है, लेकिन बाहर JUI है जिसको मजीद रिड्यूस किया गया है और कम हुई है। तो सबसे ज्यादा तो मेरा स्टैंड है, और मैं ये कहता हूं कि 2024 नहीं 2018 के इंतखाबात में भी रिगिंग हुई थी और जाली इंतखाबात हुए थे, और जो रिजल्ट है वो कहीं और बैठ के तय होते हैं। और इसीलिए हमने 3.5 साल साबका हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चलाई थी, और मकसद यही था कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो 2024 के इंतखाबात हुए तो इसमें तो 2018 के इंतखाबात भी उनको हम देख के समझते हैं कि शायद इससे बहुत बेहतर थे। तो सूरत दिन ब दिन कहीं और जा रही है, और हम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत से दूर होते जा रहे हैं। अवाम का इंतखाबात से एतमाद उठता जा रहा है, और वो मुक़्तदर हल्के जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं उनको अपना रवैया तब्दील करने होंगे। मुल्क इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में, मेरे भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो नुमाइंदे थे, कि जी अच्छे अच्छे ग्राफ बता रहे हैं मुल्क में, लेकिन आवाम में तो नज़र नहीं आ रहा। आवाम में तो अभी तक गैस के बिल कम नहीं हुए हैं, आवाम में तो अभी तक बिजली के बिल कम नहीं हुए हैं, आवाम को तो अभी तक सब्जी भी महंगी मिल रही है, आवाम को तो दालें भी महंगी मिल रही हैं, गोश्त को तो छोड़ें, मुर्गी और अंडा भी महंगा मिल रहा है, दूध भी 200 रुपए से ऊपर मिल रहा है। तो मुझे तो ये ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि नीचे आवाम को क्या मिलता है। जब तक नीचे आवाम में वो नीचे नहीं आएगा और आवाम को पता नहीं चलेगा कि ये महंगाई कम हुई है, उस वक्त तक हम इनके ग्राफों पे कोई एतबार नहीं करेंगे। ये हर दौर में होता रहता है और ये सिलसिले बनते भी रहते हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, कल वजीर आजम मिले मौलाना फजल रहमान साहब से, तो क्या गुस्सा कुछ ठंडा करने के लिए? क्योंकि अगर वाकई तौर पर PTI का जो ग्रैंड अलायंस है, जो अपोजिशन का, जिसमें बहुत सी जमातें अब हैं और आपकी एक नशिस्त भी हो चुकी हुई है, और मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाकायदा ताकत जो कि है, स्ट्रीट पावर रखते हैं, आप इससे कोई इनकार नहीं करते, और PTI के पास भी है, वो भी ये क्लेम करते हैं, तो वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो शायद हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। तो कल का जो मुलाकात है वजीर आजम की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, वो उनका गुस्सा और उनको किसी किस्म की यकीन दहानी या क्या मामला थे, या बस वैसे ही एक कर्टसी कॉल थी? देखिए, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे अपनी टीम के हमरा, वो मौलाना की खैरियत मालूम करने आए थे। पिछले दिनों आपको पता है मौलाना साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल की हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का आना उसी सिलसिले में था, और फिर जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं, और इसी सिलसिले में गुफ्तगू हुई। खुसूसन बलूचिस्तान और KP के अमन व अमान के मसाइल पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और दोनों तरफ से कुछ तजावीज़ भी सामने आई। मज़ीद उन तजावीज़ पे राब्ते रखने का भी फैसला हुआ, खुसूस अमन व अमान के हवाले से। और हमने उन्हें ये एहसास भी दिलाया कि आपका हमसे एक कमिटमेंट है कि आपने मदारस बिल जो है सूबों से पास करवाना है, आइन में तरमीम लानी है जो आपने वफाक से किया है। तो हमने उनको उनकी कमिटमेंट भी याद कराई। ये मीटिंग सिर्फ इस हद तक थी। और हम दूसरी बात आपका कहा है कि जो इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद के अभी खदो खाल वाज़े नहीं हुए हैं। हमने मीटिंगें की हैं, अभी तक वो इत्तेहाद किसी स्टेज पे ऐसा नहीं पहुंचा है कि आप उसको एक इत्तेहाद की शक्ल दे सके। इस मीटिंग में भी, जो कि खाने की मीटिंग थी, इत्तेहाद के लिए मीटिंग नहीं थी, और ये खाने के लिए मीटिंग थी, इस मीटिंग में भी यही तय हुआ कि हम आप पार्टी अपनी तरफ से एक नुमाइंदा बना दे जो इसके खदो खाल तय करे। ठीक, सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो इस जो नशिस्त हुई थी उसके बाद एक पुरजोर जो आवाज़ थी वो ये भी थी कि तमाम सियासी जो इस वक्त कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, मेरा सवाल कोई नहीं है, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुन लिया सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट के बाद। उससे कुछ रोज़ कबल तक जुनैद अकबर साहब की बड़ी सख्त और गुस्से वाली आवाज़ थी, वो भी आपको मालूम है क्या थी। मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ JUIF के तर्जुमान हमें बता रहे थे। अब आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि अयाज सादिक साहब ने फिर कहा है कि आ जाएं, मेज़ पर बैठ जाएं। देखिए, आपने दो बात उनको जरा क्लैरिफाई कर। सलमान अकरम राजा ने कहा है हम कोई तसादुम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में PTI ने हमेशा ये कहा है, ये मुझे इसमें कोई हैरत की बात जो है वो नहीं लगती।
निकाल दें कि किसी पीटीआई के लीडर ने जो है वो कहा कि जी हम तसादुम करने आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप जुनैद की स्टेटमेंट्स भी देख लें, आप ये कहना भूल गए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस हमें अरेस्ट करने लग जाए कानून के खिलाफ, तो फिर हमें रिएक्शन देना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में होता है, तो होता है ना। यहां पे पाकिस्तान में तो फिलहाल कानून, आईन, जुल्म, ज्यादती ये राना एहसान की हुकूमत कर रही है। ये उसमें एक छोटे से जो है वो है, पर यही तो पाकिस्तान के पूरे स्टेट का मसला आ रहा है 70-75 साल कि हम लोग बाहर तालीम हासिल करके, सूट बूट पहन के, वापस आके कागज पकड़ के जो हमें कहा जाता है वही कहते हैं। राना एहसान साहब के साथ खुद ज्यादती हुई है, इनके सीट पे राजा रियाज को टिकट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। भला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कोई टिकट देता है? तो मसला ये, जब वो ऐसे आते हैं, अब यही है, उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब 8 फरवरी है, बिल्कुल 8 फरवरी को एहतजाज होगा। 8 फरवरी को जो डाका डाला गया है उसके अगेंस्ट हम 8 फरवरी को नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? अगर हुकूमत, आपकी आवाज, मेरी आवाज, पीका एक्ट के थ्रू, अगर हुकूमत इंसाफ के दरवाजे 26वीं तरमीम के थ्रू, अगर हुकूमत अवाम के मैंडेट खुद सेलेक्ट करने के दरवाजे इलेक्शन रिजल्ट को एक बॉल पॉइंट पेन से चेंज करने के थ्रू बदलेगा, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली जो ये मूवमेंट अभी हो गई है ना, जो ये कह रहे हैं कि मईशत बड़ी अच्छी हो गई है, उसका जवाब उन्होंने दे दिया जी महंगाई बड़ी ज्यादा थी, उससे कम हो गई। किसने ज्यादा की थी? उस दिन से ज्यादा होनी शुरू हुई थी जब आपने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट से ज्यादा कर दिया था। ये साथ कहने की जरूरत करें ना राना साहब के आप ही ने 40% की थी। फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए थे, वो आ गए थे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने जो है वो एक IMF प्रोग्राम गए थे, वो कर दिया था, उनको हटा दिया आप लोगों ने। सब वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल मेरा दोस्त नहीं है, मेरे साथ उसके साथ बार बार लड़ाई हुई थी उस टाइम में। बेसिकली पाकिस्तान के अवाम पे जो एक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है ना, जो उनको कैप्टिव रख के उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है ना, कि यहाँ पे फिर आपके शनाख्ती कार्ड पे देखा जाए कि आपका नाम शरीफ हो या आपका नाम हो, तो वो फिर जी हाइब्रिड प्रो प्लस मैक्स स्पेशल एडिशन हुकूमत करने जा सकते हैं और हम सब जो है वो चुप बैठे। ये 2025 में पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी, आप कोशिश करते जाएं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की आप लोगों को इजाजत नहीं दी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम सिर्फ सवाबी में करेंगे। पीटीआई अगर नेशनल पार्टी है तो क्या लोकल कोई अपनी जगह पे वहां पे वो यौम सियाम मना रहे हैं? एक तो इस ये ब्रीफ करनी, और दूसरा अयाज सादिक साहब ने जो कहा है, तो ठीक है ये सारी चीजें पैरेलल चल सकती हैं, तो व्हाई डोंट यू कम अगेन एंड सिट ऑन द टेबल? कि क्या इसमें क्या चीज माने रखती है कि नहीं भाई टेबल पे नहीं बैठना? टेबल पे बैठ जाएंगे जैसे ही इनके पास इख्तियार हो कुछ ऑफर करने का हो। ये अपना डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिख सकते हैं यार? मुझे कहें मेरे में जो भी इंक्वायरी ऑर्डर करनी है लेट से आपने कर दे, मैं मान लूंगा, मेरा कोई छुपाने। इनफैक्ट आज कल खान साहब बुला रहे हैं, मुझे लगता ही है आजकल में आप देख लेंगे कोई ना कोई जो है वो जरूर आ जाएगी। वैसे कह रहा हूं, नोट कर लें। लेकिन सॉरी तैमूर सलीम झगड़ा साहब, जरा रिपीट करेंगे कि क्या मैं नोट कर लूं? क्या होने जा रहा है कल परसों? नोट कर ले ना। आजकल ये दूसरा तीसरा हफ्ता हो गया, मैं जा रहा हूं अडियाला जेल, कोई अंदर जो है वो नहीं बुला रहा। प्रेडिक्शन ये है कि ऐसे वक्त में, ठीक है, जब खान को जो है वो आते हैं, कहीं नैब से इंक्वायरी शुरू हो जाती है, कहीं एंटी करप्शन से हो जाती है। यही चीज है ना, आज फैसल चौधरी को अरेस्ट कर दिया गया। सिर्फ आपको एक वैसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो ही बताएं। वैसे इतलात ये आ रही है कि उनको छोड़ दिया गया है जी, बिल्कुल जो है वो फैसल चौधरी साहब को इतलात ये आ रही है कि छोड़ दिया गया है। चलिए, दैट्स वेरी गुड। पकड़ने की जरूरत क्या थी? चलें, सही, वो कल हम वहां पे थे, कल उनको अंदर जाने नहीं थे। सही, ठीक, सही।
बिल्कुल, लेकिन मुझे बन गया है, बलोचिस्तान में पकड़ो, इस्लामाबाद में पकड़ो। अरे यार ये बताएं, बिल्कुल लाहौर में भी एहतजाज होना चाहिए, अमेरिकी पाकिस्तान, ये क्या कहते हैं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा। मुझे कल परसों पता चला, हमारे एमएनए शाहिद खटक, मैंने उन्हें कहा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि करक में डीसी ने जलसे की इजाजत नहीं दी थी। मैंने कहा ये बड़ी बुरी बात है कि हम किसी और को इजाजत नहीं देते, जो हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं। तो शाहिद ने कहा कि मैंने डीसी को फोन की बात कि उनको खामखा इजाजत तो आप कैसे नहीं देते हैं, एनपी ने अपना जलसा भी करा दिया, बड़ा छोटा, मुझे पता। सही, अगर इनमें जुर्रत है तो कराने दे लाहौर में, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज करेंगे। जो खौफ का माहौल है, अगर ये वो सप्रेशन ना करे तो फिर आप देखें कि आम आदमी जो है वो कैसे निकलते हैं। बिल्कुल सही। मैं तैमूर सिंह झगड़ा साहब जी, बिल्कुल सही। मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे कि क्या हुकूमत की तरफ से जो अब दोबारा स्पीकर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, तो इसमें कितनी संजीदगी है, और क्या इस मुज़ाकरात पर बिठाने से पहले कुछ दे सकेंगे या कुछ अंदिया दे सकेंगे कि जी हम कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन बना देंगे। वजीर आज़म ने तो पार्लियामेंट्री कमेटी का भी कह दिया था कि एक इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट की बना दी जाए, जो कि 2014 से लेके अब तक के मामला सबको इंक्वायर करे। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब, यकीनन हुकूमत दावत दे रही है मुज़ाकरात के लिए। अब एक मामला है बड़ा अहम है, जिस तरह तमाम जो अपोजिशन की जमातें थीं उन्होंने कहा कि जी मुल्क में आम इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं साफ और शफाफ, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मामला बेहतरी की तरफ चलें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नए इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, इस पे कोई दावतनामा भेजा जा रहा है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि जो एक ये आईनी पोस्ट है इसको भरने के लिए एक मशावरती अमल होता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान। तो आप लोग क्या वो ही कम अज़ कम शुरू कर दें ताकि एक CBM हो कि जनाब ये एक आईनी होता है जिसको हम फिल करने के लिए अपोजिशन को बुला रहे हैं और जो कि ज़रूरत भी है, तो ये मामला चलें और फिर अगर वाकई मुज़ाकरात चलने हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से कहीं से आगे से निकल आती है बात कि जी चलें टेबल पर बैठ भी जाते हैं। राना एहसान अफजल साहब। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अगर तो मिल के बैठेंगे तो हर मसले का हल निकल आता है, लेकिन जो ऑपोजिशन जिस तरह का रवैया ये रखे हुए हैं उनके साथ फिर किस तरह का इनको खत लिखा जाए और किस तरह की बैठक हो। हमारा तो ओपन एंडेड हमने इनको कहा हुआ है। अब स्पीकर साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। उससे प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले कहा है कि आप हम हाउस में कमेटी बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये कमेटी में आएंगे तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और हुकूमत की तरफ से तो दरवाज़ा नहीं बंद हुआ ना, बंद दरवाज़ा अगर किया है तो वो PTI ने किया है। तो ये हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर का भी हो, अगर ये आते हैं वहाँ जो है वो बातचीत करते हैं और हमारे इस तरह के यानी कि बैक एंड फोर्थ चीजें स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। राना एहसान अफजल साहब, लेकिन अभी जो दोनों तरफ से बात आई थी, आपने कुछ इशारे भी बताए थे, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आया है, लेकिन जो जहां पे कीमतें चली गई थी वो नीचे नहीं आई और वो बायसे तकलीफ है। बिल्कुल अभी भी मामला है। असलम गौरी साहब, अब ये जो डिमांड आई थी कि जी वो मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले बात ये है 24 अगर मुझे मौका दे 8 जी राना एहसान अफजल साहब। देखिए, बात यह है कि जब 40% पे इन्फ्लेशन थी तब मुल्क तबाह हो गया था, मुल्क डिफॉल्ट हो गया था। अब अगर 2.4% पे आ गई है तो वो कहते हैं जी इसका असर जो है वो एक आम आदमी को नहीं हो रहा।
कैसे नहीं हो रहा है एक आम आदमी को असर? जो CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसकी जो बास्केट है उसके अंदर चीजें बढ़ती भी हैं, चीजें कम भी होती हैं, और एवरेज जो है वो 2.4% जो है वो महंगाई की शरह जो बढ़ने की शरह है वो आ चुकी है। तो ये डेफिनेटली इसका अवाम को फर्क पड़ता है। अगर रुपया स्टेबल है, अगर सारे ये सूद की शरह कम आई है, तो कारोबारी जो हज़रात हैं जो बैंकों से फाइनेंसिंग लेते हैं उनकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट कम होती है। तो मैं पहले पूछना भूल गया था चीफ, बिल्कुल सही है राना एहसान अफजल साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही है कि अगर चीजें इशारे मुस्बत की तरफ चल पड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव की तरफ चल पड़ेंगे तो चीजें बेहतर होंगी और उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम कुछ फ्लोट हुए हैं, कुछ हुकूमत ने नाम फ्लोट करना शुरू कर दिया। आपके पास कोई ऐसी इतलात है? सुना जा रहा था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी नाम है और इस तरह के शायद। नहीं, अभी कोई ऐसी कोई हतमी बात नहीं हो रही, कोई अभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नाम नहीं फ्लोट किया। और ये तो जो कम्युनिकेशन है ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की होनी, और एक दूसरे को उन्होंने जो है वो नाम रेकमेंड करने, मार्केट में तो नहीं नाम भेजने। बहरहाल अभी तो देखें जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके तहत जो है जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती तो करंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये माहौल बातचीत वाला बनेगा तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो फिर ये कोई इतना कोई अर्जेंट मैटर नहीं है। और यहां मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन 2029 में होंगे। ये हुकूमत अपना 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करने जा रही है। तो अगर इलेक्शंस पे बात करनी है और इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी है तो हमारे दरवाजे फिर खुले हैं। 2029 का इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम भी तैयार हैं। असलम गौरी साहब, उसके लिए काम करने के लिए और इनको भी तैयार होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। असलम गौरी साहब, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं इंतखाबात होने जा रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहे हैं और वो 2029 में होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक नए अपॉइंट नहीं होते ये जारी रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज से लेके आज तक यही कहते आए हैं कि मुल्क का तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात हैं। असलम गौरी साहब जी, देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और मैं समझता हूँ उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। अभी 15 दिन पहले एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है कोयटा में और उसके फार्म 45 मेरे पास मौजूद है। तमाम में मैं जीत रहा हूँ, लेकिन 47 में जितवा दिया गया सेकंड पार्टी को। और फिर हम जब यहाँ हमारा तमाम एहतजाज होता रहा, हमारे लोग शोर मचाते रहे। ये 15 दिन पहले का वाक़या सुना रहे हैं कि अकल नहीं आई, हमने सीखा कुछ नहीं। 2024 के इलेक्शन के बाद भी पीटीआई शोर मचा रही, हम शोर मचा रहे, तो कोई आपने किबले ठीक तो नहीं किया, आपने तो वही रास्ता अख्तियार किया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वहां जितवा दिया गया। मेरे कैंडिडेट के पास फार्म 45 पड़े हैं, फिर हम इस्लामाबाद लेके आए, चीफ साहब ने उसके रिजल्ट को मुअत्तल किया। अब मसला ये कि यहाँ तक पहुंची क्यों बात? अगर वो जो बैठा था कोयटा में शख्स, उसने क्यों सब चीजों को सबूताज किया? वो अगर इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा था तो उसने कोई नहीं अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? एक चीफ इलेक्शन कमीशन की तब्दीली से मामला ठीक नहीं होंगे। ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही तब्दील होगा तो ठीक होगा। ये जब तक निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे, जब तक इन चीज़ों को संभालने वाले ठीक नहीं होंगे, कभी 45 से 47 पे चले जाएंगे, कभी कोई सिस्टम बैठ जाएगा, तो ये इसी तरह इलेक्शन होते रहेंगे। तो अब तो इलेक्शन पे कौम का एतमाद खत्म होता जा रहा है और आप देखें टर्नओवर कितना कम है और टर्नओवर कम से भी फायदा उठाया जाता है। लोग आते नहीं है, वोट उनके डाल के टर्नओवर पूरा कर लिया जाता है। हम अपने कारकुन के सामने सवालिया निशान खड़े हुए और हाथ बांध के हम खड़े हुए अपने कारकुन के सामने, लेकिन हुकूमत में लोग बैठे हुए या जो ये सिस्टम को चला रहे हैं, शायद उनके आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है या कानों में उन्हें रूट ठोसी हुई है, वो अवामी हालात को नहीं जान रहे। केपीके की सूरत हाल को झगड़ा साहब बैठे हुए बताएंगे आपको कि वहाँ क्या सूरत हाल है, हो जाती है। जी सही, बिल्कुल आपने बचा फरमाया असलम गौरी साहब। लेकिन आप लोग अगर मिलकर यूनानिमस जो है एक अलायंस, ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस नहीं बनेगा और बाकायदा उससे जो डिमांड्स आ रही हैं उनके लिए कोशिश नहीं की जाएगी, एहतजाज नहीं किया जाएगा, तो फिर ये तमाम जो मामला आपने बताए हैं ये एड्रेस कैसे होंगे? क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि देखें बात वाज़ेह है
कि थोड़ा से शाकी पीटीआई भी हो जाते हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी पहले थोड़े से शाकी थे पीटीआई की लीडरशिप और बयानात के हवाले से, कि अंदर से कोई और बयान आता है, जेल से बाहर कुछ और हो रहा होता है, फिर यू टर्न हो जाता है। तो इस तरह शायद वो भी अब थोड़े से परेशान होंगे, बाकी लीडर्स भी, कि जी मौलाना फजल रहमान साहब के पास वजीर आजम, ठीक है मैं मानता हूं कि इस मामला पर नहीं बात हुई होगी, कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, लेकिन फिर अगर ये पूरी आवाज अगर इसी तरह डाइल्यूट होती गई तो फिर तो वो जिस तरह राना एहसान अज़ुल कह रहे हैं, तो देन सी यू ऑन इन 2029। देखिए, हमने ये काम कर चुके हैं, राना एहसान साहब की पार्टी हमारे साथ थी, हमने 2018 के बाद यही आवाज बुलंद की, तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। हम सब कह रहे थे कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। हमारी तहरीक का नाम इलेक्शन साफ और शफाफ कराना था, पीटीआई की हुकूमत खत्म करना नहीं था। हमारा मकसद यही था कि ये जो हुकूमत है ये साफ और शफाफ इंतखाबात के तहत नहीं है। पीटीआई उस वक्त कह रही थी इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं, लेकिन हम जितनी पीडीएम की पार्टियां थी, हम सबका मौक़िफ़ था कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए, इंतखाबात साफ और शफाफ होना चाहिए। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आता है तो वो लोग जो मेरे लेफ्ट और राइट पे खड़े हुए कह रहे थे मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला के कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, जब उनको इक़्तिदार मिल गया तो उन्होंने कहा ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अब वो इक़्तिदार में बैठे हुए मज़े कर रहे हैं, हम फिर उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां से 2018 में हमने तहरीक शुरू की थी और हमने कहा था इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। तो हम तो दूध के जले हुए छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। हमें इत्तेहादों का बहुत तजर्बा है, हम इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। मेरे भाई, अगर पुराना माने तो 26वीं तरमीम में आखिरी अमेंडमेंट तक, आखिरी वक्त तक, पार्लियामेंट के अंदर जाने तक पीटीआई मेरे साथ एतमाद में थी, हमारे साथ खड़ी हुई थी और आखिरी वक्त भी इनकी लीडरशिप ने हमारे साथ जो प्रेस काउंस भी उसमें कहीं नहीं कहा कि हम इसमें तरमीम को नहीं मानते, जब हर चीज में हमारे साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब इसी तरमीम को लेकर पीटीआई पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो हमें मशवरा करना, हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझती। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हम मीडिया पे नहीं कहने चाहते, जो इत्तेहाद को कमजोर करती है। हमने इसीलिए एक कमेटी बना दी है। लेकिन सही है, आपने बड़ा बजा फरमाया असलम गौरी साहब कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, यकीनन ये एक जंग है, एक कोशिश है तमाम अपोजिशन की जमातों की, और जो भी उनका मौक़िफ़ है उसके लिए उनको एक बाकायदा एहतजाजी शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी। मेरे ही प्रोग्राम में आपके एक लीडर कह के गए थे कि हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा तैयार करना चाहते हैं, तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मशावरत करके, और उसके बाद अगर उस पर हुकूमत नहीं मानती तो फिर हम ग्रैंड प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे जिसमें तब सब शामिल होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको होती भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि इफ्स एंड बट्स तो वो हैं जी। ग्रैंड नेशनल एजेंडा मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई करके 1973 का आइन है। जब वो बना था तो आप देख लें, उस वक्त पीटीआई तो नहीं थी, लेकिन चूंकि कंपीटिंग पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, आपको जमहूरियत का हुस्न दिखाती। लेकिन वो जो गवर्नमेंट था उस पर जितनी डिबेट हुई थी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लिबरल, रिलीजियस, सारे जो एलिमेंट्स थे उन्होंने कर दिया। वही वजह है कि कम से कम कागज पे वो आइन आज भी जिंदा है। और जो आप कह रहे हैं कि जो ग्रैंड प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी वो इसलिए होगी जब आप एक सिस्टम में, हमारा सियासी सिस्टम एक सिस्टम है, प्रेशर के रिलीज होने के सारे मौके जो है, सारे जो तरीके हैं वो बंद कर दे, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता है और कहीं ना कहीं फटता है। आप हमेशा तक इमरान खान को गलत केसेस में जेल पे नहीं रख सकते। सही। आप हमेशा तक 2024 के इलेक्शंस की जो थेफ्ट है वो नहीं छुपा सकते, नहीं कर सकते। मैं आपको ये एंड में एक दो मिसालें दे देता हूं। अभी बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि मुल्क में क्या निजाम है। राना एहसान साहब कहते हैं कि जी ये रवैया ठीक करें, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत लिख देते हैं। भाई ये आइन में नहीं लिखा कि हमारा रवैया ठीक होगा या गलत होगा, तो आप लिखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक टर्म है, वो टर्म खत्म होगी और ये 26वीं तरमीम वरमीम करना भी जो है वो बंद कर दे। वो जो बात है कि वो तब तक आगे रहेगा, ऑब्वियसली वो रहेगा अगर वो अग्री ना करे। 5 साल हो गए, एक बंदे की ऐसी रेप्यूटेशन है सीसी कि उसमें घर में उसे कोई ना ट्रस्ट करे। आप उसके चोरी के मैंडेट पे बैठे हैं और आप कहते हैं हम खत नहीं लिखते।
और ये बात मैं पहले भी बता दूं, मैं और राना एहसान साहब एक शो पे बैठे थे, ये मेरे ख्याल में वो रिजर्व सीट्स के फैसले से एक दिन पहले था। इन्होंने कहा कि ये देखें झगड़ा आपकी पार्टी है, कल फैसला के खिलाफ आएगा तो ये नहीं मानेंगे। एक दिन बाद मैं सोच रहा था इल्जाम मेरे पे लगाया था, खुद उस दिन जो है वो दावेदारी की थी कि पीएमएलएन तो कोर्ट के हर फैसले को मानती है, ऑर्डर मिला तो फिर वो फैसला माना। अगर इस तरीके से मुल्क चलाना है तो फिर ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दे। सही। राना एहसान अफजल साहब, क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें कि ये इसमें कोई मुजायका तो नहीं है, मामला तो चलते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत, वो तो मामला वैसे जून के तू चलने चाहिए ना, उसमें किसी का एटीट्यूड, रवैया देखने की तो जरूरत नहीं है, जज करने की जरूरत नहीं है। देखें, बात यह है 26वीं आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक था, पार्लियामेंट ने अपना हक अदा किया। जो जुडिशरी कुछ डिलीवर ना कर सकी अब ये रिफॉर्म्स के बाद, हमें उम्मीद है कि जो लड़ाई झगड़े जुडिशरी में हैं वो सेटल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात है आपके मुल्क की मईशत की, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि चीजें टर्न अराउंड हो रही हैं और एक आम आदमी के लिए बेहतरी आ रही है। अब अगर जमहूरियत के अंदर प्रोटेस्ट ये है कि आप 9 मई के वाकयात करें, या जमान पाक की तरह पेट्रोल बम मारें, या आप 26 नवंबर की तरह जो है 150 पुलिस वालों को जख्मी कर दें, तो ये तो जमहूरियत नहीं है। और अगर आपकी जमहूरियत ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इस चीज के जो हैं आप तलबगार हैं कि आपसे एस्टैब्लिशमेंट बात कर ले, तो ये कुछ देखें, यहां इनको कंफ्यूजन हो गई है कि ये आइन की पासदारी करवाना चाहते हैं और आइन के मुताबिक चीजें चलाना चाहते हैं। सबने इनका टेन्योर 4 साल का देखा है, किस तरह का वो एक फैसिस्ट रजीम थी जो ऑपोजिशन को चुन चुन के जो है दीवारों के पीछे चुनती थी और रगड़ा निकालती थी, और क्या इनका किरदार था। तो अब अगर मुल्क बेहतर हो रहा है तो उसको बेहतरी की तरफ बढ़ने दें, मुल्क को दोबारा पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज मत करें। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि एक आम आदमी को जो कह रहे हैं ना कि ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, आने वाले जो स्टेबलाइजेशन के बाद ग्रोथ ही होती है, और ये ट्रिकल डाउन होना शुरू हो गया है, आगे बेहतरी आ रही है, तो इसको चलने दें। इलेक्शन 2029 में होंगे, उसके लिए हम बैठ जाते हैं कि इलेक्शन आपने कैसे कराने, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले। हाँ, सही। असलम गौरी साहब, ओनली 30 सेकेंड्स फॉर यू। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जहां पे अपना एक एहतजाज जारी रखेंगे, वहां पे हुकूमत की इस बात से भी इत्तफाक करते रहेंगे कि चीजें अगर बेहतरी की तरफ चल रही हैं तो ठीक है, चलने दिया जाए, इंतशार की तरफ ना जाया जाए, और बैठ के बात करते रहेंगे? देखिए, बात सर में यह है कि जब हम किसी अलायंस की तरफ जा रहे हैं, हमारा एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, अगर वो इत्तेहाद बन जाता है तो फिर इत्तेहाद के फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे, और फिर जो इत्तेहाद फैसला करेगा हम उसके पाबंद होंगे। और जब तक वो एक इत्तेहाद नहीं बनता, पीटीआई अपने फैसलों की पाबंद है, हम अपने फैसलों की पाबंद है, उस वक्त तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी। हमारा एहतजाज अपनी जगह रिकॉर्ड हो रहा है, हम कर रहे हैं, हमने कहीं भी एहतजाजी कॉल्स को नहीं रोका, और ईद के बाद फिर हमको एहतजाजी कॉल देने जाएंगे। इसी तरह हमने अपना काम शुरू रखा हुआ है, हम अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। आइन ने जो मुझे अख्तियारात दिए हैं, उस अख्तियार के अंदर रहते हुए मैं अपना मौक़िफ़ देता हूँ। दबे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में, मीडिया पे, साथियों में, इजलासों में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहते हैं जारी इलेक्शन के हवाले से। जी हाँ, सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे साबिक सफीर जमील अहमद साहब, और जरा इंटरनेशनल सिनारियो का जायजा लेंगे कि चल क्या रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक सफीर जमील अहमद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, सदर जरदारी का दौरा है चीन, बड़ा क्रूशल टाइम है। ट्रंप साहब ने ऑफिस संभाल लिया है, इंडिया की तरफ वो जरा झुकाव भी उनका नजर आ रहा है, एक मीटिंग भी शेड्यूल हो गई है, सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब की। कैसे देख रहे हैं फरवरी? जी हाँ, इंडिया के तो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री उनके जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो खैर बहरहाल इस वक्त जो खित्ते में तगय्युरात चल रहे हैं, आपने पहले ही चंद लफ्जों में बयान कर दिया कि ट्रंप का आना, बाइडन का जाना, ट्रंप के 100 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर्स,
एक भूचाल, गाजा का कब्जा करना, इस तरह, और आज सैंक्शन लगाना जिसमें चाइना सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, जो ईरान का तेल है उसके ऊपर, तो ये यस एक भूचाली सी सिचुएशन तो आ रही है। और खिते में जो भी चीजें होंगी उससे दुनिया के दूसरे प्लेयर वो कोई मुबर्रा तो नहीं हो जाएंगे। अब सदरदारी का जो विजिट है वो इस लिहाज से इस एतबार से, क्योंकि जब दो सरबराहान मिलते हैं तो वो स्टेट टू स्टेट कन्वर्सेशन होती है। स्टेट विजिट में इस बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की डिस्कशन होती है, तैयारियां होके जाती हैं और अयादा किया जाता है कि वैसे तो जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं हमें सारों को पता है, जितनी हमारी फौलाद की तरह मजबूत हैं, हमने हमेशा एक दूसरे के लिए साबित किया है कि हम खड़े रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाइना हमारे साथ, हम चाइना के साथ, हम वन चाइना पॉलिसी को शुरू से हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम सीपैक का हिस्सा है, BRI का हिस्सा है, हमारा डिफेंस कोऑपरेशन उनके साथ है, हमारे बहुत सारे मुआहदे उनके साथ हैं, सबसे ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, वो हमारी हर मुश्किल वक्त में चाइना हमारे साथ आता रहा। तो ये तमाम चीजें तो हमें इल्म है, लेकिन जब ये बात है तो खिते में जो भी भूचाल आएगा उससे ना चाइना मुबर्रा होगा ना पाकिस्तान। अब क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका जो है वो ट्रांजिशनल पार्टनर है, तो हमें तो फिर आगे जाके देखना होगा कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है हमारा और उसका मुश्तरका मफाद वो मुकद्दम रहे, और वो मुकद्दम इस भूचाल में रखना एक बड़ा मुश्किल सा एक बैलेंसिंग पावर करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो आने वाला वक्त है जिसमें कि खिते में जो भूचाली पोजीशन आने वाली है, और उसका इशारा ट्रंप ने दे दिया है। ट्रंप ने बिल्कुल क्या दिया है कि भाई देयर इज नो ग्रे एरिया, या करना है या नहीं करना है। तो मैं तो बताता जा रहा हूं कि मैंने क्या करना है, और हकीकत यह है कि जो ट्रंप ने कहा कैंपेन में तकरीबन कर दिखलाया सारा। गजा के बारे में भी कुशनर ने भी बात की थी, ट्रंप ने भी कैंपेन में बात की, तो अभी उसमें ग्रेटर इजराइल के एम्बेसडर साहब, लेकिन एक बाकायदा जो यूनानिमस वॉइस आनी चाहिए थी इस गजा के फैसले के हवाले से जो ट्रंप ने बात की मुस्लिम उम्मा की तरफ से, वो हमें शायद अभी तक सुनाई नहीं दी। आपको क्या लगता है? माशाल्लाह बढ़िया आपने देखा कि सऊदी अरब ने भी बयान दिया, मुखालफत की, जॉर्डन ने भी मुखालफत कर दी, इजिप्ट ने भी, और पाकिस्तान ने भी मुखालफत कर दी। मुखालफत के अलावा OIC का चार्टर में उसके 16वें नंबर पैराग्राफ का पहला ही प्रीएम्बल में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों की हक खुद इरादियत, फलस्तीनियों का की आज़ादी, फलस्तीनियों का कैपिटल बैतुल अल-कुद्स, तो वो ये सारी चीजें तो दी हुई हैं चार्टर में। और चार्टर का 18वां आर्टिकल कहता है कि एक डेडिकेटेड सेल होगा जो सपोर्ट करेगा और पूरे OIC को गाइड करेगा। तो खैर से ना हमने इसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई, OIC की इस बात पर तो बनाना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमारे OIC चार्टर का, और OIC चार्टर जो है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत हासिल है। चैप्टर 8 उनका अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके चैप्टर 8 के तहत OIC और बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, तो उसमें अगर वो चाहते जोरदार किस्म की आवाज, तो उसमें अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला के तमाम सरबराहान फैसला कर रहे थे कि हम ये इन ममालिक की तरफ से सैंक्शन लगाते हैं, ना हम उनकी कोई मसनूआत खरीदेंगे और अपनी फिजाओं को उनके लिए बंद कर देंगे, ताकि वो जो 85,000 बम और बारूद 85,000 टन भेजा गया है। एम्बेसडर साहब, हम तो कश्मीर को लेकर इतनी फोरम्स पे गए हैं और अभी भी आवाज उठा रहे हैं, और चाइना हमारे साथ खड़ा होता है, दीगर ममालिक भी खड़े होते हैं, लेकिन उस तरह की सपोर्ट हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं मिल रही जो कि भारतीय जारियत का शिकार हैं। लेकिन अब आप ये बताएं कि सदर जरदारी साहब का जो विजिट है, ऑब्वियसली उसमें से एक यूनानिमस जो अलामिया आया उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जंग भी, क्योंकि CPEC के लिए बड़ा क्रूशल चीज है वो। आपको क्या लगता है कि अभी गो स्लो पॉलिसी जो थी CPEC पर, हमें नजर आएगा कि ये CPEC 2.0 चलता हुआ नजर आएगा? 2.0 के लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही है, और चाइना की हमसे यही एक दरखास्त है कि या तो आप हमारी सिक्योरिटी हमारे हवाले कर दें। जाहिर है हम उसको नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे सॉवरेनिटी का मसला है, दूसरे ममालिक भी उस पर नजर रखेंगे। तो हम कहते हैं कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, अपनी सिक्योरिटी को हम थोड़ा सा और मजबूत कर रहे हैं चाइनीज के लिए, उनकी सबसे बड़ी। फिर वो कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट आप और मजीद बेहतर करें। SIFC की वजह से कुछ तो बेहतर हुआ है, लेकिन उसको मजीद वो कहते हैं बेहतर करें। तो फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में चाइना ने अपना मौक़िफ़ आज दे दिया, सदर ज़रदारी के साथ जब जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि इसको आप पीसफुली हल कर लें इसको, और ये वाकई में आउटस्टैंडिंग
डिस्प्यूट है, तो चाइना से ने इस पर गुफ्तगू कर रही। हमने उनको अपना मुद्दा बयान किया है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, लेकिन चाइना ने अपना मुद्दा टेररिज्म के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर रिटायर्ड जमील अहमद साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।